हेलो एंड वेलकम। बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हमारी इस खास पेशकश में खास क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन आप लोग अक्सर प्रॉपर्टी गुरु में आजकल एक सवाल पूछते हैं, वो ये कि भाई प्लॉट में इन्वेस्ट करें या फिर घर में या एक फ्लैट के अंदर। और अक्सर हमारे एक्सपर्ट्स ये जवाब देते हैं कि निवेश तो प्लॉट में बेहतर है क्योंकि रिटर्न्स वहाँ से थोड़े ज़्यादा आते हैं, लेकिन थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं। प्लॉट आइडेंटिफाई करना, फिर उसके पेपर्स को चेक करना, फिर अगर सब कुछ ठीक भी निकला तो ख़रीद भी लिया तो आगे उसकी थोड़ी सुरक्षा करना, कोई कब्जा ना कर ले, 10 तरह के टेंशन होते हैं और फिर वो कह देते हैं कि बेटर है आप फ्लैट ले लीजिए अगर ये सब आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन मिल जाए, वो भी एक ही जगह मिले तो कैसा होगा। तो ये सॉल्यूशन मिल गया है और कैसे मिला है वही आज हम आपको बताएंगे। ये सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, और वो आपके लिए प्लॉटिंग को शायद 21st सेंचुरी में ले आए हैं कि प्लॉट को सिर्फ एक क्लिक पे खरीदना कैसे पॉसिबल है, कितना आसान है। तो यही आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ ये सारी बातचीत करने के लिए मौजूद है खुद हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा। अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। एंड मुझे याद है कि अराउंड 2020-21 आपके जो इश्तिहार हम देखते थे पेपर्स में, बड़ा सा फुल फ्रंट एज अबाउट द प्रॉपर्टी, और उसमें रहता था कि लैंड है और एक इनोवेटिव तरीके से आपको दी जाएगी। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, सारे डेवलपर्स इस समय देश में वर्टिकल जाने की सोचते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बढ़ाने की सोचते हैं। आप थोड़ा अलग करने गए, आपने कहा कि नहीं मैं तो प्लॉट्स बेचूंगा। ये थॉट कहाँ से आया? देखिए, मेरा जो रियल एस्टेट में बैकग्राउंड रहा है, उस बैकग्राउंड में मुझे समझ में आ गया था कि सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन, सबसे ज़्यादा रिटर्न एक्चुअली ज़मीन में है। जो लंबे समय तक ज़मीन में निवेश कर कर उसे अपने पास सुरक्षित तरीके से रख सके, उसका जो रियल एस्टेट रिटर्न मिलता है वो ना रियल एस्टेट दे सकता है ना और कोई एसेट दे सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो आज इससे दूर इसलिए हो गया है कि उसके मन में ये सारे सवाल हैं कि भाई प्रॉपर्टी का टाइटल कौन ला के देगा, मेरे पोजीशन को कौन बचा के रखेगा, मुझे अप्रूवल्स कौन ला के देगा, और फ़र्ज़ करिए कभी ज़रूरत में मुझे रीसेल करना पड़े तो उसका मार्केट कितना लिक्विड है। इस सब सोच के कारण लोगों ने इसको बहुत ही लोकल बिजनेस बना दिया था कि मैं जोधपुर वाला हूँ तो मैं जोधपुर में निवेश करके रख दूंगा कि आज से 10 साल बाद यहाँ पे मेरे बेटे की या बेटी की कोठी बन जाएगी। मगर जो एक भारतीय सोच में है कि रियल एस्टेट में ज़मीन को होल्ड करना, जो हमारा पुराना ज़मींदारी सिस्टम था, ये हमारे खून में है। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे मन में था कि यदि कोविड का जो बैकग्राउंड है, जो पूरी दुनिया अब ऑनलाइन की तरफ जा रही है, और मेरी खुद की एक जो रेपुटेशन है, मेरे लोगों में कुछ लोगों को मेरे पे जो भरोसा है, उसको लेके क्या मैं एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, स्केलेबल, ऑनलाइन ओनली बिजनेस बना सकता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा कि जो कंज्यूमर है उसको जो पारदर्शिता से पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है, को लेकर क्या बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। इस सोच के साथ में 2021 अप्रैल में मैंने शुरुआत की थी। उसे आप किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो दापोली, जो कि दाभोल पावर प्लांट महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा, उसके सामने मुंबई से करीबन 5 घंटा दूर की ड्राइव पे है। वहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन को खरीद कर हमने 2021 अप्रैल में हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आइल ऑफ ब्लिस करके। और उसमें हमारी सोच थी कि शायद देखते हैं 9 महीने, 12 महीने, 1.5 साल में शायद ये बिक जाएगा। लेकिन पहले दिन से बहुत ही क्लियर है कि हम इसको ऑनलाइन ओनली ही बेचेंगे, ताकि ये बहुत स्केलेबल बन जाए। वरना सिर्फ लोकल लोगों को बेचना या लोगों को प्लॉट दिखा दिखा के बेचना, इसमें कोई स्केल कोई बिल्डर आज तक नहीं कर पाया है। और शायद कोविड की वजह से, शायद लोगों का जो मेरे नाम पे थोड़ा बहुत भरोसा था उसकी वजह से, और शायद एक जनरल एनवायरनमेंट की वजह से वो प्रोजेक्ट 3 हफ्ते में पूरा बिक गया। क्या बात है। और इसी से हमने हमारे बिजनेस की शुरुआत करी। तो मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, शायद मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि आज आप मुझे और अभिनंदन को थोड़ा कैजुअल देख रहे होंगे, और ये कैजुअल होने का रीज़न है कि हम एक ऐसी जगह पर हैं, इनफैक्ट ये अभिनंदन की वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ में से एक है। हम मौजूद है गोवा में, और अभिनंदन आपसे इस प्रॉपर्टी के बारे में भी पूरा डिटेल में बातचीत करूँगा। बहुत ही खूबसूरत इन एंड आउट दोनों तरफ से, और गोवा जैसी जगह तो क्या कहना। लेकिन अभी उस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उससे लोगों का विश्वास जीता। मैं जब आपके टीम मेंबर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि शायद 90% या इवन उससे भी ज़्यादा जो आपके कस्टमर्स हैं वो विजिट नहीं करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी बाय हो जाता है। इज दैट इतना ईजी बना दिया आप? नॉट ओनली दैट, 90% नहीं, आज तक
जितने बहुत भी गर्व से मैं कह सकता हूँ आज तक जितने कंज्यूमर्स ने हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ में ट्रांजैक्शन किया है, ना एक कस्टमर हमारे ऑफिस आया है, ना एक कस्टमर किसी साइट पे गया है, और हर इंसान ने भरोसा कर कर ऑनलाइन ओनली ही खरीदा है। और उसका रीज़न ये है कि हमने हमारे पूरे प्रोसेस को कंज्यूमर टेक कंपनी की तरह ट्रांसपेरेंट बना दिया है। यानी कि जो एक यहाँ तक हमने कर दिया है कि आप जब खरीद रहे हैं, आप यदि कंसेंट दे देंगे, आपके आजू बाजू में, आपके डेवलपमेंट में जितने लोगों ने प्लॉट लिया है, किस दिन पे क्या भाव पे लिया, उनके अग्रीमेंट की कॉपी भी हमारे ऐप पे अपलोडेड रहती है। आप सब कुछ देख सकते हैं, तो आपके मन में कभी कोई सवाल नहीं है। और दूसरा इसमें अच्छा ये हो गया है कि क्योंकि लोग ऑनलाइन ओनली खरीदते हैं, हमारी क्षमता बढ़ जाती है कि जो 18 महीने बाद होने वाला है जी, उस फ्यूचर को हम आज दिखा सकें। राइट। तो अभिनंदन, इसमें एक सवाल मेरा होगा। अब इसके देखिए दो हिस्से हैं। एक तो जैसे मैंने कहा बड़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी, तो आपने सिर्फ प्लॉट्स को ज़मीन का टुकड़ा नहीं रखा जी, आपने उसके साथ एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है सब जगह, उस पर हम जाते हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो ये कि चलिए मेट्रो सिटीज़ में मैं समझ लूँ कि आपको क्लीन लैंड्स शायद फिर भी मिल जाएं, डिजिटाइज रिकॉर्ड्स मिल जाएं, लेकिन आप जब टियर 2 टियर 3 जहाँ पर आप काम कर रहे हैं या थोड़े आउटस्कर्ट्स में, वहाँ की ज़मीन कैसी है, लैंड कितनी क्लियर है, टाइटल कैसा है, डिजिटाइज है, रिकॉर्ड नहीं है, ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? इसमें जो मेरा पूर्ण एक्सपीरियंस रहा है उससे काफ़ी मुझे मदद हो गई। मेरा काफ़ी लंबे समय तक रियल एस्टेट को मैं देख चुका हूँ। उसकी वजह से ये समझ में आता है कि भाई लैंड रिकॉर्ड को पूर्णता से समझना, उसके लिए बहुत ही अच्छी लीगल और टेक्निकल टीम बनाना और लोकल होना। आप बम्बई के रूल अयोध्या में अप्लाई नहीं कर सकते, आप अयोध्या जी के रूल लखनऊ में अप्लाई नहीं कर सकते, आप लखनऊ के रूल शिमला में नहीं अप्लाई कर सकते। तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो लोकल रूल्स, लोकल लॉ को पूर्णता से समझ सके और उसे रिस्पेक्ट कर सके, ताकि जब कस्टमर हमारे साथ ट्रांजैक्ट कर रहा हो, वो सारा हेडेक जो हमने पार कर लिया है उसी का बेनिफिट हमको भी मिले और उसको भी मिले। तो हमने बहुत ही लोकल टीम सब जगह बनाई हैं और हम पूरे भारत में 48 लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इन 48 लोकेशंस में रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, यहाँ के टाइटल कैसे फ्लो होते हैं, इसकी हमने अच्छी खासी समझदारी प्राप्त कर ली है और अब यहीं पर हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। राइट। आपने अयोध्या जी का नाम लिया तो इस वक्त तो आपकी कंपनी की चर्चा अच्छी खासी है, उसके लिए उसके बारे में डिटेल में और बात करूंगा। दर्शकों को बताऊं कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने अयोध्या जी में भी ऐसा ही एक सिमिलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहां प्लॉटिंग हो रही है और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। प्राइसिंग, एप्रिसिएशन, वो सारी बातें हम अभिनंदन से करेंगे ही करेंगे। अभिनंदन, इसमें एक चीज़ और कि ये तो हो गया, आपने कहा कि आपने कैसे भरोसा जीता आपके ग्राहकों का, कस्टमर्स का। जी। लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल है यानी लैंड, उसको एक्वायर करने में कई फार्मर्स होंगे, लैंड ऑनर्स होंगे छोटे छोटे, उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? क्या आप लोकल गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं या फिर क्या तरीका रहता है? कंपेंसेशन के क्या मॉडल्स रहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी एक रूल के हिसाब से कभी भी लोकल सरकार से लैंड एक्विजिशन में कभी कोई मदद ना एक्सपेक्ट करते हैं, ना मांगते हैं। हमारा मानना है ग्राउंड पर जाकर फार्मर्स से बात करना, क्योंकि वही लैंड के सच्चे मालिक हैं, उनसे डील करना और उनको उनके साथ में एडिक्वेट कॉम्पनसेशन पे कर कर ज़मीन को खरीदना। और ज़्यादातर जगह आप देखेंगे जहाँ भी हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा गया है, जो उस समय की मार्केट रेट थी उससे दुगनी रेट देकर या उससे भी ज़्यादा रेट देकर हमने ज़मीन को ख़रीदा है, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आने वाला है और इस ज़मीन का आगे लोगों के मन में कितना उत्साह होने वाला है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का। तो सारी ही एक्विजिशन प्राइवेटली डन है, डायरेक्टली विद फार्मर्स है एंड उसमें हमको लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। राइट। अच्छा, थोड़ा अगर मैं समझूं ऑफरिंग्स के बारे में, तो समझ में आ गया आपने कैसे आप अपना लैंड इकट्ठा करते हैं और कैसे उसको ऑफर करते हैं, लेकिन ऑफरिंग क्या रहती है? किस तरह के टिकट साइज़ रहते हैं? अगर मान लीजिए मुझे एक प्लॉट खरीदना है तो क्या रहता है ऑन द प्लेट कि मैं किस में से चूज़ करूँगा? 20 लाख से लेके 5 करोड़ तक आप किसी भी टिकट साइज़ में अक्रॉस इंडिया, आज करीबन 4 स्टेट्स में 9 लोकेशंस पर साइटन चालू हैं। इस साल के एंड तक करीबन वो 5 स्टेट और 15 लोकेशन हो जाएंगे। किसी भी जगह पर 20 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में यदि आप निवेश करना चाहते हैं और आपका मानना ये है कि मैं सिर्फ जगह में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सोच में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़मीन अच्छे लोकेशन पर भरोसे के साथ रखी जाए तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। और मैं उस एक्सपर्ट के पास जा रहा हूँ जो मुझे बता पाएगा कि भाई अभिनंदन, मेरा 20 लाख का
टिकट साइज़ है या 4 करोड़ का टिकट साइज़ है तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम एक ऑलमोस्ट क्यूरेटर बन गए हैं। अच्छा। और वो क्यूरेटर की तरह हम हमारे कंज्यूमर को समझा पाते हैं आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी उम्र, आपके परिवार का जो बैकग्राउंड है, आप जिस पर्पस के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं और लास्ट में आप जितनी मूड़ी लगाना चाहते हैं, इसके कॉम्बिनेशन में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमने ये भी देखा है ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोन नहीं लेना चाहते हैं। 98% कंज्यूमर्स आज की डेट में खुद के फंड से ही पे करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि वो भी सोच में पार्टिसिपेट कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म से लगा, अभी आपने रिटर्न्स की भी बात की, लॉन्ग टर्म की भी बात की, थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिएगा कि लॉन्ग टर्म मतलब कितना। और मैं जब अगेन आपकी टीम से ही बहुत सारी बातें आज मैंने की तो उन्होंने कहा कि लास्ट 3 ईयर से अराउंड 30% का CAGR रिटर्न। तो फर्स्ट तो आई डोंट बिलीव इट, लेकिन आप बताएंगे कि ये सच है कि नहीं है। तो कितना होल्ड करना है और क्या इतना रिटर्न वाकई आता है? इसको दो भागों में डिवाइड करता हूँ आपके आंसर को। लास्ट 3 साल में 30% या शायद उससे ज़्यादा भी रिटर्न काफ़ी लोकेशंस पे मिला है जहाँ हम आज खड़े हैं, द इम्पीरियल। इसका आप समझिए 15 महीने में भाव 4,200 रुपया स्क्वायर फुट से 8,000 रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर हो चुका है। ओके। लेकिन ज़मीन में निवेश एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और यदि भारतवर्ष में आप देख लेंगे स्वतंत्रता के बाद में जो भी लोकेशंस डेवलप हुए हैं, यदि आपने 10 साल या उससे ज़्यादा वहाँ पर ज़मीन होल्ड कर ली, भले ही वो थाना हो या सोना रोड हो या बेंगलोर हो या चेन्नई हो, तो आपको 20% 22% के ऊपर कंपाउंडेड रिटर्न मिनिमम मिलता है। और ज़मीन में 10 साल की सोच लेके ही निवेश करना चाहिए। जल्दी रिटर्न छूट रहा है इसका मतलब नहीं कि जल्दी रिटर्न हमेशा छूटता रहेगा, पर 10 साल में जो इन्वेस्ट करने के लिए आएगा उसका रिटर्न 22-25% से ज़्यादा ही बनेगा। बढ़िया है, बहुत अच्छी। अच्छा, जस्ट टू सी कि दर्शक हमारे देख रहे होंगे कि एक शानदार से जिम में अब हम आ गए हैं। एंड आई कम टू नो कि आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हम आपके लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? जी, बाकी प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट इससे ज़्यादा बड़े हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिटनेस के ऊपर फोकस है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर अभी आप जो फैसिलिटीज़ देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बाकी जगह बन रही हैं। राइट, क्योंकि अगर आपको अच्छे लैंड पार्सल के साथ बढ़िया वेट्स भी उठाने के लिए मिले, तो आई थिंक ये काफ़ी एक इनोवेटिव चीज़ें हैं। क्योंकि अक्सर हम ऐसी फैसिलिटीज़ प्रॉपर जो प्रोजेक्ट होते हैं रेजिडेंशियल, उनके साथ तो देखते हैं, प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के साथ इस क्वालिटी पे अभी ज़्यादा काम होते हुए मैंने देखा नहीं है। इसमें सोच यही थी कि न्यू जनरेशन लैंड, जो हम हमारी ज़मीन को न्यू जनरेशन लैंड कहते हैं, पहले लोगों की सोच थी कि प्लॉटिंग यानी कि बर्फी कट कि आप बनाइए, काटिए और बेच दीजिए। उसमें लॉन्ग टर्म में रियल वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। हम हमारे कंज्यूमर्स को डीमैटेड लैंड बेच रहे हैं, और जब वो रेडी हो जाएगा तो वो जब यहाँ पर आएंगे, हो सकता है वो अपना घर बनाकर उसको रेंट पे देना चाहें और खुद यहाँ रहना चाहें। तो इसी सोच से हमने इसको बनाया कि यदि मुझे और मेरे परिवार को एक 5 स्टार होटल में जाकर रहना है, तो किस तरह की एम्यूनिटीज़, किस तरह की फैसिलिटीज़, किस क्वालिटी के रूम्स, किस क्वालिटी के कॉमन एरियाज़ आपको लगने वाले हैं। उसी सोच से सब जगह हमने इसको बनाया है कि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने बर्फी कट में ख़रीदा है। लोगों को ये लगना चाहिए कि इस शहर का सबसे अच्छा डेवलपमेंट ये है, यहाँ पर मेरी ज़मीन भी है। राइट, ये अच्छा टर्म आपने बोला, बर्फी कट, क्योंकि हाँ, प्लॉट्स हमें उसी साइज़ या उसी बर्फी के शेप के दिखते रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक सवाल और आता है कि मान लीजिए आपके पास 100 लोग आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ऐसे कितने हैं जो लैंड, तो देखिए इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा टूल है जैसा हमने बात की, कितने हैं जिन्हें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, और क्या परसेंटेज होगा जो आपने कहा कि वो आएंगे, अपना मकान बनाएंगे, रहेंगे? अभी तक जो डेटा हम देख रहे हैं उसमें ये मानना है करीबन 22 से 30% लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। ओके। जिनका मानना ये है कि मैंने आज ले लिया और प्रोजेक्ट पूरा होके 12 से 18 से 24 महीने में मैं इसको बेचकर या तो आगे निवेश करूंगा या अपने प्रॉफिट को लेकर कुछ और कर लूँगा। 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो बहुत क्लियर हैं कि नहीं भाई, हमें तो यहाँ पर अपना घर बनाना है। ओके। और घर बनाकर हम या तो उसको यूज़ करेंगे या उसको रेंटल पे देंगे, उससे इनकम कमाएंगे, और 10 से 15 साल बाद सोचेंगे जब ये लोकेशन बदल जाए और घर का हमने यूटिलाइजेशन कर दिया हो कि क्या करना है। और 30% लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हम प्योर इन्वेस्टर हैं, हम ज़मीन ले रहे हैं, हमें 10 साल तक इस पर कुछ नहीं करना है, हम आके एक क्लब हाउस यूज़ करेंगे, यहाँ के रूम्स को यूज़ करेंगे, फैमिली को लेकर आएंगे, ज़मीन को देखकर चले जाएंगे, और 10-12 साल बाद जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और हमारा अप्रिसिएशन का जो हमारी सोच है वो अचीव हो जाएगी, तब हम इसको सेल कर निकलेंगे।
तो अभिनंदन, जो आपके प्लॉट्स हैं, क्या कोई ऐसा रूल या रेगुलेशन आपने बनाया कि भाई ये टाइप के ही घर यहाँ बनेंगे, इस क्वालिटी के ही घर बनेंगे, या जिसको जैसा बनाना है वो बना सकता नहीं, है? पूरा ही रेगुलेटेड है। ओके। और इनफैक्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ जाकर कौन सी 4 किस्म की एलिवेशंस अलाउड हैं, किस किस्म के फ्लोर प्लान अलाउड है, और हमारा रिकमेंडेशन कि कौन से लोकल कॉन्ट्रैक्टर से आप डायरेक्टली डील कर सकते हो। आप चाहो नहीं करो कि नहीं करो, आपकी मर्ज़ी। बट क्योंकि डेवलपमेंट यूनिफॉर्म दिखना चाहिए, एक क्वालिटी का दिखना चाहिए, इसलिए बांधकाम में बाद में क्या होगा वो काफ़ी हमने क्लैरिफाइड रेगुलेटेड रखा है, और कंज्यूमर्स को हम बुकिंग के टाइम ही पूरा बता देते हैं कि भाई इस तरीके से आगे कार्य होगा। राइट, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पूल साइड। और ये भी क्या रेगुलर हमारे बाकी डेवलपमेंट्स का हिस्सा है? जी, हाँ, इससे भी काफ़ी ज़्यादा। जो हमारी अगली डिलीवरी है नेरल में, मैं आपको वहाँ दिसंबर में इनवाइट करूँगा देखने के लिए। वो करीबन 120 एकड़ की टाउनशिप है, और वहाँ पर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के साथ में करीबन 22-25 हज़ार फुट का क्लब हाउस भी हमने बनाया है। तो सारी फैसिलिटीज़ अब धीरे धीरे उस लेवल पे जा रही हैं जिस लेवल पे बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द सिटी होना चाहिए। राइट, गोवा में चूंकि हम हैं, तो ये जिस प्रोजेक्ट में है, इसके अलावा भी आई कम टू नो कि 2 और प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, उनके बारे में क्या डिटेल्स है? दूसरा हमारा प्रोजेक्ट जो पुराना दाबोलेम एयरपोर्ट है उसके पास में है, उसे वास्को के लोकेशन पर। वो करीबन 28 एकड़ की टाउनशिप है। उसमें हमने करीबन 8 महीने पहले सेल का प्रोसेस शुरू किया था। पूरा सेल आउट हो चुका है, और होपफुली हम उसमें डिलीवरी भी काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में कर देंगे। तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मोपा एयरपोर्ट के पास में है, और वो प्रोजेक्ट करीबन 130 एकड़ की आज तक की गोवा की सबसे बड़ी टाउनशिप है, और उसे भी कंज्यूमर्स ने बहुत अच्छे से सराहा है। वहाँ पर भी काम शुरू हो चुका है। तो इन दोनों के अलावा हम गोवा में और भी आगे कार्य करना चाहते हैं। गोवा का जो लोकल रूल्स रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट है, लोग हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, और यदि आप नेचर के साथ में चलकर अपने कार्य को करो तो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करने की क्षमता है। राइट, चलिए अब हम उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री है, और वो है अयोध्या जी वाला आपका प्रोजेक्ट। तो एक तो ये देश में राम मंदिर का निर्माण होना, उसके बाद अयोध्या का एक अलग ही स्टेटस हो जाना, वी ऑल नो, लेकिन फिर भी आपने इसको कब से सोचना शुरू किया कि अयोध्या में जाके कुछ करना है? अप्रैल में 2021 से हमने यहाँ पे ज़मीन लेने का कार्य शुरू किया था। उसका कारण ये था कि सौभाग्य से योगी आदित्यनाथ जी मुंबई आए हुए थे इन्वेस्ट यूपी फोरम को लेकर, और वहाँ पर हमें उनसे कुछ देर चर्चा करने का समय मिल गया, और उनकी जो सोच थी, जो वो कह रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में करने वाले थे, उस सोच का बहुत ही क्लियर मतलब था कि बहुत बड़ा रियल एस्टेट बूम वहाँ पर आने वाला है। और शायद लोग बहुत जल्दी से एक पुराना पिक्चर यदि मन में लेके चल रहे हों, हमें वो चांस मिल गया कि हम वहाँ पे सबसे पहले पहुंचकर हमने वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में आज हम करीबन 4 लोकेशंस पर हैं, और कहते हुए बहुत खुशी होती है कि अयोध्या जी की प्रोजेक्ट में हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा व्यवसाय भी कर लिया, और थोड़ा बहुत बाकी सोशल योगदान भी हो गया। राइट, मुझे पता लगा, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन देश के बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आपके पास आए कि भाई हमें भी एक प्लॉट चाहिए, और शायद तब तक चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। जी नहीं, लोगों ने बहुत सराहा। आई थिंक वो एक जो 2000 राम जन्मभूमि कहें या राम मंदिर कहें, उसमें लोगों का आज बहुत ही आस्था बढ़ गई है। और अयोध्या जी में आज एक ही डेवलप टाउनशिप है, वो हमारी है। उसमें हमने लीला ग्रुप के साथ में इंडियाज़ फर्स्ट वेजिटेरियन 5 स्टार 7 स्टार होटल भी हम बना रहे हैं। 75 एकड़ की हमारी टाउनशिप भी है। तो वो जिन लोगों को रियल एस्टेट अच्छा लगता है और वहाँ पर वो रहना चाहते हैं, काफ़ी लोगों ने हमको उसमें सराहा, और कुछ लोगों को हम सर्व कर पाए, कुछ लोगों को शायद नहीं कर पाए। कैसा एप्रिसिएशन देख रहे हैं फिर भी वहाँ पर? मेरा मानना है अयोध्या जी में अगले 5 साल में आज जो कीमतें हैं उससे 2.5 गुना कम से कम कीमतें बढ़ जाएंगी। अभी तक अयोध्या जी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा भारतवर्ष पूर्णता से देख नहीं पाया है। जो सरकार का वहाँ पर कार्य हो रहा है, जिस गति से कार्य एग्जीक्यूट हो रहा है, उस गति से अयोध्या जी बहुत जल्दी एक इकोनॉमिक हब बनने वाला है। और जैसे ही सिटी इकोनॉमिक हब बनती है, वहाँ का पूरा रियल एस्टेट अप्रिसिएशन क्या होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। राइट, तो उसी से जुड़ा एक सवाल, और आई थिंक पूछ भी लेना चाहिए मुझे कि कुछ लोकल मीडिया में वहाँ की खबरें हुई, और कुछ वहाँ पर पॉलिटिशियंस वगैरह ने थोड़े से ऑब्जेक्शंस उठाए कि भाई आपने जो लैंड एक्वायर की है वो थोड़ी फोर्सफुली हो गई है, या प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला। इस तरह के एलिगेशंस में कितना दम है? ऐसा है कि
मेरा मानना है कि ये एलिगेशंस शायद उन लोगों ने लगाए हैं जो ना ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ना जिनकी खुद की अयोध्या जी में कोई ज़मीन है। हमारा बहुत खुशी से कह सकते हैं कि 1400 फार्मर्स से हमने एक एक दो दो बिस्वा करके ज़मीन को अक्वायर किया हुआ है, और उन्हीं लोगों ने 1 2 3 4 हर फेज़ में हमको ज़मीन दी है। और जिन लोगों ने ज़मीन नहीं दी उनके साथ भी कोई विवाद नहीं है, उनकी ज़मीन है, जैसे वो करना चाहे करें। 1400 फार्मर्स में से ना एक फार्मर ने कभी कोई कोर्ट केस किया है, ना कभी कोई कंप्लेंट की है। और उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा इस्टेब्लिश प्रोसेस है। यदि किसी को भी कभी भी लगे तो ARO के पास जा सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकता है, पुलिस के पास जा सकता है। तो आज तक तो एक भी कंप्लेंट ना आई है, ना किसी ने बताई है। जी, चलिए, तो अच्छी बात है। और किसी दिन अयोध्या जी वाले प्रोजेक्ट पे भी चलेंगे आपके साथ और देखेंगे उसको। मीनवाइल एक सवाल जो इन दिनों रियल एस्टेट के साथ एक तरह से जुड़ गया है वो है सस्टेनेबिलिटी का। कितना आप कार्बन न्यूट्रल होके चल रहे हैं? आपके काम में बहुत कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप साथ में इतना लेविश इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। कोई पॉलिसी है हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा? हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा शायद भारत की, शायद कह सकता हूँ, पूर्णतः से नहीं कह सकता, पहली कार्बन न्यूट्रल रियल एस्टेट कंपनी होगी बाय मार्च 2025। आज भी हम कार्बन न्यूट्रल हैं। आप ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर भी कभी हमने 600 पेड़ नए लगाए थे। हमारी इंटरनल पॉलिसी बहुत क्लियर है, इंटरनल सोच बहुत क्लियर है कि नेचर के साथ में चलकर ही सारा डेवलपमेंट करना है। और यदि आप थोड़ा समय निकाल के जब पूरे डेवलपमेंट में घूमेंगे तो आपको देखेंगे पूरा डेवलपमेंट जो हमने बनाया है वो नेचर के साथ जुड़कर बनाया है, नेचर से अलग कहीं नहीं बनाया है। सस्टेनेबिलिटी इस व्यवसाय में बहुत अच्छे से की जा सकती है, और अब पूरी दुनिया में बहुत अच्छे इसमें स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, और शायद बेस्ट इन क्लास स्टैंडर्ड्स को भारत में इस निर्माण में लाने वाले पहले हम हैं। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द टाइम एज वेल, जो आपको चाहिए। क्लाइमेट चेंज से हम सब गुजर रहे हैं और उसके क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप उसको आगे लेकर जा रहे हैं तो बहुत। मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत समय हमने ये भी देखा कि हमारे सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं, तो बहुत समय हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है, मैं कहूँगा 16 से लेके 25 साल तक, जो या तो खुद डिसीजन मेकर है या डिसीजन मेकिंग में इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, उसका बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन रहता है कि आप पहले बताइए आप सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा वो उसका जवाब दिए बिना बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। वो जवाब वो चाहते हैं कि भाई आप बताइए ग्रीन अर्थ, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में अपनी पूर्णता से सोच बताइए, और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में जहाँ हमारी चर्चा हो रही है वहाँ पर क्या कर रहे हैं ये भी बताइए। तो ये हमें बताना पड़ता है, और आई थिंक यंग जनरेशन काफ़ी उससे सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है कि उसका स्टैंडर्ड अच्छा ही है। क्योंकि अब सब लोग नेचर के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ गुड, हमें सोचना भी चाहिए। मेरे एक दो सवाल और आपसे रहेंगे। रिसेंटली में हमने बजट देखा और बड़े अनाउंसमेंट रियल एस्टेट पे आए, लेकिन एक जो अनाउंसमेंट है उससे कुछ लोगों को फिक्र भी हुई, कुछ लोगों को चिंता भी उससे बढ़ी, और वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वैसे तो कम हो गया परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन साथ में जो वहाँ पर एक लाभ मिलता था वो भी उन्होंने हटा लिया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या इससे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, या फिर इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? मेरा मानना है कि ये काफ़ी पॉजिटिव है। यदि आप इन्वेस्टर्स जो आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो सिस्टम पूरा क्लीन कर दिया है, और टैक्स को 20% से 12.5% कर दिया है। अगले 10 साल में जितने लोग घर या ज़मीन खरीदने वाले हैं उनकी तादाद कई गुना ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। और मुझे लगता है कि ओवरऑल लोगों के मन में क्लैरिटी आना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्लैरिटी इस बार सरकार ने दे दी है कि भाई आपको इसी परसेंटेज से इसके ऊपर टैक्स बढ़ना है। हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। उसमें हो सकता है पुराने चीज़ों को लेके कुछ लोगों के मन में शंका रहे, वो भी काफ़ी क्लैरिफाई अब सरकार ने कर दी है। लेकिन नए इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत क्लियर है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए, तो आप मान रहे हैं कि इससे कुछ ऐसा इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। राइट। अब थोड़ा हम कंपनी की बात कर लें। अभी आपने कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, लेकिन गोइंग अराउंड 1-2 साल या आगे की पाइपलाइन में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या रहेगा ऑफरिंग्स में? अगले 6 महीने में हमारा जो लॉन्चेस हैं, जो एनविसाज्ड हैं, वो अमृतसर में है, वृंदावन जी में है, शिमला में है, बनारस में है, बॉम्बे के पास में नेरल पे है, खपोली में है।
तो ये तो आज वो जगह है जो हमारे कैलेंडर में क्लियरली हो चुके हैं। गोवा में एक और लॉन्च है, तो ये 7 लोकेशन तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और भी कुछ है जहाँ पर अप्रूवल आनी बाकी है, वो आएगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था 48 लोकेशन जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमारी सोच ऐसी है कि शायद 2028 मार्च तक हम पूरे 48 लोकेशंस पे पहुंच जाएंगे। राइट, कुछ नंबर्स अगर शेयर करना चाहें आप कि अभी फ़िलहाल बुक्स क्या कह रही हैं और आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, कहाँ तक लेके जाना है? ये हमारा 3rd फुल ईयर ऑफ ऑपरेशंस है। लास्ट ईयर करीबन 1800 करोड़ की नेट सेल्स कंपनी ने की है। इस साल हमारी सोच है कि हम मिनिमम 30% से ग्रो करेंगे, और आगे भी अगले 2-3 सालों पे क्लियर विजिबिलिटी है कि 30% पर ईयर कंपाउंडिंग ग्रोथ हम डिलीवर कर पाएंगे। और अब यदि जिस तरह लास्ट 2-3 साल से सपोर्ट मिला है वैसा मिलता रहे तो होपफुली उससे ज़्यादा भी कर लेंगे। राइट, IPO वगैरह लाने का कोई विचार? आज की डेट में इन्वेस्टर्स से बातचीत होती रहती है, लेकिन IPO के बारे में हमने सोचा नहीं है। हमें लगता है कि और 6 से 12 महीना जम के काम करके कंपनी को और बड़ा बनाना चाहिए और कुछ डिलीवरीज करनी चाहिए, उसका जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी देखेंगे। अच्छा, मैंने अब एक आध 2 पर्सनल सवाल मैंने सुना कि आप बहुत कम समय में अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं, और काफ़ी फिटनेस की तो बात हम कर चुके हैं, तो कुछ ऐसे राज की बात जो हम आपसे जान पाएँ कि कैसे ये मैनेज करते हैं इतना सारा कामकाज भी और फिटनेस भी? नहीं, फिटनेस तो मुझे लगता है आज ज़रूरत है, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। और यदि आपको लंबे ज़िंदगी निकालनी है तो खुद के शरीर को समय देना ही पड़ेगा। तो मैं करीबन वीक में 5-6 बार 1-1.25 घंटा व्यायाम कर लेता हूँ। नींद की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग से ही कम है। पहले मुझे लगता था कि शायद ये गलत है, लेकिन अब हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। मोदी जी भी कहा जाता है 4 घंटा ही सोते हैं, योगी जी भी कहा जाता है बहुत कम सोते हैं। तो जब वो इतना बड़ा कार्य कम नींद में कर सकते हैं तो उनसे इंस्पायर होकर छोटी मोटी चीज़ तो हम भी कर ही सकते हैं। चलिए अभिनंदन, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और इनफैक्ट बहुत सारा जानने को मिला अबाउट योर वेंचर एंड जो सारा काम आप कर रहे हैं, और उसमें सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ों को बहुत ऊपर रख रहे हैं। फिर आपने एक तरह से नया बिजनेस मॉडल ही खड़ा कर दिया है जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से प्लॉट बर्फी कट वाली चीज़ से अब आपने उसको बिल्कुल प्लेटर पे सजा हुआ न्यू जनरेशन लैंड कर दिया है। इसे हम स्मूदी कहें, केक कहें, क्या कह सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थिंग्स, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा कुछ आपने शुरुआत की है, और ख़ासतौर पे इसने एक परिवर्तन भी शायद लेकर आया कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है या डिजिटाइजेशन है, या कैसे आप उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि देश में रियल एस्टेट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत शायद ये रही है कि माना जाता है कि बड़ा ड्यूबियस टाइप का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यही कारण है कि हमारे बिजनेस को कंज्यूमर्स ने इतना सराहा कि इसका पूरा बेस ही पारदर्शिता है। हमारे मन में ये है कि हम कस्टमर को डीमैट लैंड डिलीवर कर रहे हैं, उसकी ज़मीन उसके नाम पे उसके 7-12 उतारा में उसके घर पे डिलीवर होना इन सिक्योर्ड कंपाउंड, विच कभी भी वो ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे उठाकर देख सकता है और आजू बाजू में जान सकता है किसने किस भाव पे लिया और आज वहाँ पे क्या कर रहा है। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को लोगों ने सराहा है, और शायद यदि ये बेंचमार्क बन जाएगा तो लोगों के मन में रियल एस्टेट को लेकर जो थोड़ी बहुत फिक्र चिंता रहती है वो शायद दूर हो जाएगा। जहाँ जहाँ कंज्यूमर को हम अपना पार्टनर समझ लेंगे वहाँ सारी पारदर्शिता सिस्टम में आ जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अभिनंदन। तमाम जो भविष्य में आने वाली आपकी चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे थे अभिनंदन लोढ़ा साहब से, और जाना कि किस तरीके से उन्होंने जो प्लॉटिंग है देश में, या जिसे प्लॉट खरीदना कहते हैं, उसको एक तरीके से बदल दिया है ताकि कस्टमर्स को बेनिफिट तो हो लेकिन एक विश्वास भी आए और सस्टेनेबिलिटी भी साथ में बरकरार रहे, यानी कि सभी फैक्टर्स को वो ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट आपने देखा और उनसे बातचीत में भी बहुत मज़ा आया। फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे। हमें देखने के लिए और हमारी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।